जो नायक है वो पूरी फिल्म में बोलता ही नहीं है, उसके अंदर एक प्रकार का उथल पुथल चल रहा होता है, लेकिन पूरी फिल्म में नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, और अंत में जो खलनायक जो है उसका वध कर देता है। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको मेंटल हीलिंग से, मतलब आपको मेंटल हीलिंग करना अगर है, तो आपको अपनी कलाओं में अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, आपको बोलना होगा, ठीक है, क्योंकि मिल करके नाचने गाने की जो संस्कृति है वह आदिवासियों के पास है। लेकिन अभी जिस तरह से आधुनिक सभ्यता का जो एक दबाव आदिवासी इलाके पर बढ़ा है, उसकी वजह से भारत की जो सबसे डिप्रेसिंग जो फिनोमेना है, भारत का सबसे जो डिप्रेस्ड जो सोसाइटी है, वह लगातार आदिवासी समुदाय होता जा रहा है। क्योंकि उसके पहाड़, उसके जंगल, जिस पहाड़ को अपना पुरखा मानता था, वो किसी दिन जो है कि कोई एक फरमान जारी होता है और उस पहाड़ को गिरा दिया जाता है। जिस मछली को अपने टोटम से जोड़ता था, किसी दिन फरमान जारी होता है, पूरी नदी गायब हो जाती है। तो इससे डिप्रेशन जो, अच्छा दूसरी चीज है कि पलायन से डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जब आप अपना घर एक दिन छोड़ देते हैं, दूसरे के घर जाकर के रुकते हैं, तो पहले दिन आपको नींद नहीं आती है, और उसके लिए कहा जाता है कि नींद इसलिए ठीक से नहीं आई क्योंकि हमने स्थान बदल दिया है। तो सोचिए कि जिसका पूरा का पूरा गांव बदल दिया जाता है, उसके वो कितना डिप्रेस्ड होता होगा, उसका क्या होता होगा। मैं आपको एक जो है कि एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं अपने छात्रों से इस उदाहरण को साझा भी करता हूँ कि झारखंड गया हुआ था, तो झारखंड में हमारे एक मित्र हैं, वो भी संकाय सदस्य हैं। तो झारखंड का एक गांव है, बड़ा गांव, उसका नाम है, बता दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जाके ढूंढिएगा। तो जो है कि उस पूरे गांव को उस पूरे गांव को ऑक्युपाई कर लिया गया और सभी लोगों को वहां से निकाल दिया गया। तो जो मेरे मित्र थे उनका ये था कि देखो हम लोग फैकल्टी हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो घर तो मैं कहीं ना कहीं बना ही लूंगा, घर तो मेरा बन ही जाएगा, दिक्कत उसकी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो इनका पुरखौती, यानी कि जहां पर अपने पुरखों का अंतिम संस्कार करते थे, वो कहाँ करेंगे। अब ये बहुत सेंटिमेंटल विषय बन गया, हम लोग इसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाए कि भाई एक ऐसा समुदाय है जिसका अपना पत्थर पत्थर गढ़ी की पूरी संस्कृति है आदिवासियों के पास, है ना। तो एक ऐसा जो है कि समुदाय है जो अपने जीवन से ज्यादा अब उनके चिंता में मछलियां हैं, उनके चिंता में ये है कि भाई हमारा अंतिम संस्कार कहाँ होगा, हमारा हम दफनाए कहाँ जाएंगे, हमारी दफन भूमि कहाँ पे है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदिवासी जो है किसी शहर में उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको शहर में दफनाने थोड़ी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा विषय है। उसको उसकी मृत्यु अगर हो जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि आदिवासियों की जो परंपरा है उसमें दफनाने की परंपरा है। तमाम आदिवासियों को दफनाया जाता है, बड़ी तादाद दफनाए जाने की है। लेकिन पलायन होकर के जो रांची चले आते हैं, रामगढ़ चले आते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में चले आते हैं, बिलासपुर में चले आते हैं, बम्बई चले जाते हैं। आर्य कॉलोनी जो बम्बई का है, ठीक है, वहाँ के आदिवासी जब विस्थापित होंगे तो थाने में जाकर के अगर उनको शरण मिलेगा, तो थाने में मरने के बाद उनको जलाने की उनको अनुमति मिलेगी। तो सवाल ये है कि एक जो कहा गया कि आपको इतना डिप्रेशन आपके सामने है तो आपको बोलना होगा। आप कम से कम, आप पहले अखड़ा में जाकर के नाचते थे, गाते थे। एक मुहावरा है मुंडारी का, जे नाची ते बाची, यानी जो आदमी नाचेगा वही बचेगा। नाचना वहां पर बचने के मुहावरे के रूप में है। तो नाच, और वहां पे समूह में नाचना है। तो जब पलायन होता है तो कोई इधर गया कोई उधर गया, समूह ही नष्ट हो गया, तो नाचेंगे कहाँ से। तो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है। तभी डॉक्टर अभय सागर मिंज लिखते हैं कि भैया आपको लिखो, पढ़ो और बोलो, नहीं तो फिर मृत्यु की जो चिंता कर रहे हो उसके पहले ही मृत्यु आ जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन में हो तुम।
तो ये कॉलम इस चीज को लेकर के था। इसके बाद वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ये भी एक कॉलम छपता है उसमें, यानी कि वे खबरें जिन खबरों पर किसी की नजर नहीं जाती है ना, उन खबरों को जो है कि ये लोग लेते हैं, उन खबरों को ये लोग प्रकाशित करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना चाहूँगा कि वॉइस ऑफ वॉइसलेस में एक दिन एक खबर छपी कि एक आदमी रांची से पढ़ करके, एक मुंडा आदिवासी है, वो रांची से पढ़ करके सिंगापुर में शिफ्ट हो गया है, और अचानक से, और सिंगापुर में वह एक बड़ी कंपनी में जो है सीईओ वगैरह बन गया है। उसके बाद वो सिंगापुर से आता है और वह डुम्बारी बुरू, अब मुंडारी में बुरू माने पहाड़ होता है, और डुम्बारी माने वह पहाड़ जहां पर बिरसा मुंडा लड़े थे, यह खूंटी जिला में है झारखंड के। तो डुम्बारी बुरू आया, और डुम्बारी बुरू में आकर के उसने डुम्बारी के पास के किसी गांव के कुछ लोगों को जोड़ा, और उसने डुम्बारी बुरू में पतंग उड़ाने की शुरुआत की और नाचने की शुरुआत की। शुरू शुरू में तो लगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन लोग समूह में नाच रहे थे, लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो जो लोगों में एक जागरूकता आई। तो पहले लोग देखने आए और बाद में नाचने लगे, और उसकी शर्त ये थी कि हमें जो है, हम आदिवासी हैं, हमें किसी के पतंग को काटना नहीं है, हमारी संस्कृति काटने की नहीं है, हमारी संस्कृति आकाश में पतंग उड़ाने की है। तो पहले जो है कि कुछ आदिवासी, एक गांव के आदिवासी आए, फिर अगले साल एक गांव और जुड़ गया, ऐसे होते होते झारखंड के कई गांव जुड़ गए, और कुछ लोग फिर वहां से जो है कि असम से आए, त्रिपुरा से आए, उसमें कुछ लोग गोवा से भी आए हुए थे, गोवा के कुछ आदिवासी आए थे वहां पर। और एक तरह से यह जो पूरा ये जो खबर जो है, वहां पर एक सांस्कृतिक घटनाक्रम का रूप धारण कर ली, और इस नैरेटिव को सामने ले आई कि पतंग काटने की परंपरा जो है वह दीकू परंपरा है, बाहरी लोगों की परंपरा है। सौहार्दपूर्ण नाचते हुए पतंग उड़ाने की जो परंपरा है, यह जो है कि आदिवासी परंपरा है। तो एक नेरेटिव जो था, उसको उन्होंने एक परंपरा जो थी वहां पर, उसको उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, उसका पुनरुद्धार कर दिया, उसको पुनर्नवा कर दिया। तो वॉइस ऑफ वॉइसलेस कि वे लोग जो वॉइसलेस हैं, उनके यहाँ अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो उसको दर्ज किया जाए, और उससे कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ बड़ा बन सकता है। एक उदाहरण के साथ मैंने आपको जो है कि इस बात को इशारा किया। झारखंड में आदिवासी आवाज समाचार पत्रों में स्थान पाता है, ये हमने देखा। हमने असम का भी उदाहरण लिया और बाकी जगहों उदाहरण लिया, लेकिन झारखंड में ये ज़्यादा है कि झारखंड में आदिवासी जो आवाज़ है वह दूसरे राज्यों की तुलना में समाचार पत्रों का हिस्सा बनता है। इसके पीछे दो कारण है। एक कारण है संघर्ष की अनवरतता। जो समाज ज़्यादा संघर्ष करता है, अनवरत कंटिन्यू संघर्ष करता है, उसकी आवाज़ को देर सबेर सुनना ही पड़ता है। और दूसरी चीज ये है राजनीतिक चेतना। संघर्ष से जो है कि प्रकार की राजनीतिक चेतना आती है, और राजनीतिक चेतना से जो है सत्ता हासिल होती है। तो झारखंड में सब कुछ हो चुका है, संघर्ष भी है, राजनीतिक चेतना भी है, और सत्ता भी उनके पास है। इसलिए उनकी उपस्थिति जो है समाचार पत्रों में दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो अभी मुख्यधारा के समाचार पत्रों में जो आदिवासी समाज की उपस्थिति कम नजर आती है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि संघर्ष की निरंतरता तो है, लेकिन राजनीतिक चेतना का अभाव है, और उनकी जो हिस्सेदारी जो है वह सत्ता में नहीं बन पाई है। इसलिए उनकी बात उतनी नहीं हो पाती है जितना कि होनी चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं पत्रिकाओं की, है ना। कुछ पत्रिकाओं की भी बात जो है आपके सामने कर लेते हैं। पत्रिकाएं कई तरह की हैं।
राजू, यहाँ तक कोई दिक्कत? जी जी, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि दूसरा सेशन भी हमारा 2:30 बजे से है। 2:30 बजे से है? जी जी जी, तो आप इसी के कंक्लूड कर लीजिए। इसको कंक्लूड कर लूं फिर मैं? हाँ, ये बस कंक्लूड कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारी आदिवासी पत्रिकाएं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसमें मुख्य धारा की पत्रिका है, EPW है, फ्रंटलाइन है, इंडिया टुडे है, आउटलुक है, द अर्थ है। इसमें आदिवासी खबरें प्रकाशित होती हैं। उसी तरह से कई सारी लघु पत्रिकाएं हैं, समयांतर है, सब लोग है, जनमाध्यम है। इन सब में जो है कि आदिवासी खबरें प्रकाशित होती हैं। इसके साथ साथ कुछ आदिवासी पत्रिकाएं हैं जो आदिवासियों के द्वारा निकाली जाती हैं, जिसमें अरावली उद्घोष है, अखड़ा है, आदिवासी सत्ता है, गोंडवाना टाइम है ना, और ऐसी हर प्रदेश से इस तरह की पत्रिकाएं निकल रही हैं। और बातें बहुत सारी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन के कुछ कार्यक्रम, एक कार्यक्रम तो है मैं भी भारत, जो राज्यसभा चैनल का कार्यक्रम था, जिसको श्याम सुंदर जी चलाते हैं, पत्रकार श्याम सुंदर जी चलाते हैं। एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो 2018 से 2026 तक, अभी तक ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम ने बहुत सारे आदिवासियों पर कार्यक्रम किए हैं। नर्मदा नदी पे कार्यक्रम किया है, बैगा आदिवासियों पे कार्यक्रम किया है, भीलवाड़ा पे किया है, नर्मदा पे किया है, सतपुड़ा पे किया है, टी ट्राइब पे किया है। कई सारे फीचर फिल्में ये लोग बनाते हैं, वो सब भी है। तो ले दे करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एकेडमिक जगत है, अगर जैसा कि राजू रंजन कर रहे हैं, अगर एकेडमिक जगत इस पर कोई सेमिनार करे, इस पर कोई मुकम्मल किताब तैयार करे, है ना, और इसको पाठ्यक्रम में शामिल करें, बच्चे इसको पढ़ें, तो मुझे लगता है कि जो नई पौध जो है वो इन सब चीज़ों से लैस हो पाएगी और देर सवेर जो है थोड़ा परिवर्तन हो पाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका जो है वह एकेडमिया से बिल्कुल गायब है, जिसकी वजह से जब बच्चे MA करके जाते हैं या फिर BA करके जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता रहता है, वो कुछ भी नहीं जानते। और यही लोग बाद में कोई IAS बनता है, कोई PCET बनता है, कोई अध्यापक बनता है, तो वो सेंटिमेंट ही इनके पास नहीं है। तो जब ये नीति नियंता बनते हैं तो कोई नीति भी नहीं बन पाती है। तो इसको जो कुछ फील्ड में हो रहा है उसको कंपाइल करने की जरूरत है और उसको एकेडमिक जगत में और सत्ता के पास उसको डिलीवर करने की आवश्यकता है। तो खैर बहुत सारी बातें और भी करनी थी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद खासतौर से राजू और अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। सभी को जोहार। मैं अपने बच्चों को कह रहा था, हमारे अपने विद्यार्थी और शोधार्थी को, कि कम से कम ताली बज रही है तो माइक ऑन कर लेने दीजिए, ताकि हमारे वक्ता को भी ताली बजता हुआ सुनाई पड़े। एक बात बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़े पते की बात कही गई है कि मुंडत आंख है तो उसमें दिखत कोई कछु नहीं, यानी कि आंख मूंदते ही आपको है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। यानी कि अगर आपने आंख मूंद लिया है, बंद कर लिया है, तो दुनिया में कहीं भी कोई चीज नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो मैं उसे आधार पर कहना चाह रहा हूं जो आपने कंक्लूड किया, वो आदिवासी विजडम से शुरू कर करके अब तक के आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके जो शोधार्थी हैं, जो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, तरह तरह के है तो ऑफिसर्स बनते हैं, यहाँ तक कि अध्यापक बनते हैं, उनके पास कोई स्मृति ही नहीं होती। वे ना है तो जयपाल मुंडा को जान रहे हैं, ना है तो वे रामदयाल मुंडा को जान रहे हैं, ना है तो वे आपको रणेंद्र के साथ साथ आज के सिद्धू सोरेन को जान रहे हैं। तो अब जब आप परंपरा से परिचित नहीं होते हैं तो कुछ से कुछ हो जाते हैं, लेकिन है तो बात नहीं बनती है, भले ही आप खुद भी आदिवासी क्यों न हो।
ये सारी चिंताओं के बीच हमने जो एक बात है, मुकम्मल बात आप लोगों के बीच कही है, रखने का एक प्रयास किया था, उसे हमारे डॉक्टर जनार्दन जी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं, हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा और विस्तार से रखा। और जब आप लोकल टू ग्लोबल वाली बात कह रहे थे कि वर्ल्ड पेंटिंग के बारे में, तो मुझे ये लग रहा था कि कैसे है तो हम अपनी आदिवासी ज्ञान परंपरा के माध्यम से है तो दुनिया को कल्पित करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो कुछ है वो औसत है या औसत से नीचे है, हमारे पास में बहुत कुछ ऐसा है जो यूनिक है और स्पेशल है। तो आपने उन सारी चीजों को पत्र पत्रिका के हवाले से और पत्रकारिता के मिजाज से रखने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। और मैं चूंकि समय इजाजत दे रहा है कि दूसरे सत्र को हम आरंभ करें, मैं ठीक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार करता हूँ। आपने हमारे आग्रह को माना और एक ऐसे विषय बिंदु पर अपनी बात रखी जिस पर बात किया जाना बहुत जरूरी था। आप यहाँ से विदा लें उससे पहले हम एक जो हमारा एक पूरे डिस्कशन का एक फोरम है, वो है कि पास अगर कोई सवाल हो तो हम सवाल लें। तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से जो भी विद्यार्थी शोधार्थी हमारे यहाँ बैठे हैं, इन्हीं के मन में कोई सवाल हो, जरूरी सवाल हो आदिवासी जनमन की पत्रकारिता को लेकर के, इन्हीं के मन में कोई भी सवाल हो। जी धन्यवाद धन्यवाद। सही, चलिए सभी को धन्यवाद, सभी का आभार। अब मैं विदा लेता हूँ क्योंकि अगला कार्यक्रम है। सभी को नमस्कार। जी धन्यवाद और आभार आपका। हमारे अब दूसरे वक्ता इस सत्र के हैं। एक जरूरी विषय पर हम लोगों ने बात की, आदिवासी जनमन की पत्रकारिता, और यह व्याख्यान संयोजित था अपने विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए। और इस विषय पर इतनी गंभीरता से डॉक्टर जनार्दन जी ने बात रखी, वह हमें चिंतन की ओर प्रेरित करती है, सोचने की ओर प्रेरित करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी और शोधार्थी उस तरफ से सोचेंगे। हमारे दूसरे वक्ता है, हमारे हैं डॉक्टर राजकुमार पांडे जी। आदरणीय सर से आग्रह होगा कि आप अपना वीडियो खोल लें, और सचमुच आपका सुकोमल चेहरा हमें दिखने लगा। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी पहुंच रही है कि नहीं? बिल्कुल मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मैं सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जो कि पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप इस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विद्यार्थियों और शोधार्थियों से रूबरू हैं। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद पुनः। तो पत्रकारिता है, पत्रकारिता का जो कहते हैं ना कि ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड, उसी तरीके से आप हिंदी में कहें, हिंदी की शब्दावली में कहें तो जो आदर्श है और जो यथार्थ है, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी, डॉक्टर जनार्दन जी ने भी है तो आदिवासी जनमन के संदर्भ में इस बात को रखा। आपसे भी हम यही चाहेंगे कि आप पत्रकारिता के पक्ष पर, पत्रकारिता की अपनी जो पृष्ठभूमि रही, अपनी जो परंपरा रही है, अपनी जो उपलब्धि रही है, और उस गति और शक्ति
के साथ अब तक की उसकी जो पहुंच रही है उस पर आप बात करेंगे। सच को सच की तरह कैसे देखा जाए, क्यों देखा जाए, आज के लोगों के लिए पत्रकारिता का मायने क्या है, क्या पत्रकारिता केवल एक संख्या बल है या वास्तव में समूह बल है, किस तरीके से पत्रकारिता आम आदमी के जीवन में, आम नागरिकों के जीवन में दखल देती है और उन्हें एक अच्छी दिशा के साथ आगे ले जाती है। इन सारे बिंदुओं पर आप बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आप कृपया हमारे जो अतिथि हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए है तो ऑनलाइन सम्मानित करने के लिए हमने व्याख्यान में एक नया चीज शुरू किया है कि हम ऑनलाइन सम्मानित करेंगे। अब ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि राज्य की है तो आप तक है तो वह सम्मान कैसे पहुंचेगा, लेकिन हम अपने स्रोत वक्ता जो कि ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं उन्हें हम सम्मानित करेंगे। ऑनलाइन हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, आप वहां से ऑनलाइन स्वीकार कर ले, बस यही तमन्ना है, यही आग्रह है। तो हम सुमित कुमारी से आग्रह करेंगे कि आप सम्मानित करने के लिए लेकर आए। पल्लवी से भी आग्रह होंगे कि अपने सुधार की पल्लवी से आग्रह है कि आप उन्हें सहयोग करें। और डॉक्टर मोतीलाल सर से आग्रह है कि कई बार मुझे आश्चर्य होता है इनका नाम हीरा क्यों नहीं हुआ, ये हमारे विभाग के हीरा हैं, भले ही नाम डॉक्टर मोतीलाल हो। तो आइए आदरणीय सर। इसे औपचारिकता के साथ साथ है तो दिल का है जी तो दिल भेंट है। सर, ये पुस्तक आपको उपहार स्वरूप दी जा रही है। जी जी इसे मेरा अनुरोध है कि स्वीकार करें। और यह पुस्तक अपने विभाग के एक शोधार्थी का तैयार किया हुआ है। मेरे जी के एक शोध छात्र रहे हैं सोनी रुंचू हैं, वह केवल पेड़ नहीं था, ये कविता संग्रह है उनका। यह आपको उपहार स्वरूप प्रदान करता हूँ। और यह वस्त्र है जो यहाँ का परंपरागत वस्त्र है और यह भी आपको उपहार स्वरूप में प्रदान करता हूँ। आप इसे स्वीकार करें, ऐसा अनुरोध करता हूँ। आपको दोनों उपहार आपका रखा रहेगा और राजीव सर की जिम्मेदारी है कि जी जी सुरक्षित पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आभार डॉक्टर मोतीलाल सर। अब कोई अतिरिक्त भूमिका नहीं, सिर्फ वक्ता से आग्रह है कि जो मन में आए, जैसे मन में आए, आप हमें संबोधित करें। इस इंटरेक्शन के लिए डॉक्टर राजकुमार जी से सादर आग्रह है। एक बात और आग्रह होगा कि बातचीत के बाद आखिर में इंटरेक्शन के लिए सवाल जवाब के लिए समय रखेंगे 15 मिनट का। हम 4 तो सर करेंगे। सर सर कितने बजे तक हम लोगों को समाप्त करना है? जी 4 बजे हम लोगों को सब समाप्त करना है। तो मतलब पौने चार पे हमको बंद अपनी बात रोक देंगे, ठीक है? जी जी। तो आप लोग इस पाक्षिक कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और इसके लिए मुझसे डॉक्टर राजीव रंजन जी ने संपर्क किया और पूरे विषय को बताया। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हमने पत्रकारिता पत्रकारिता में हमने काम किया है, तो इसलिए हमको लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे कोई असुविधा की स्थिति नहीं है। तो हमारे लिए जो जो ये एक जो पोस्टर मिला हुआ है उसमें था कि पत्रकारिता यथा
मेरी आवाज पहुंच रही है सही से ना? हाँ हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक। तो कार्यक्रम तो कई दिनों से चल रहा है, और इसमें पूरा एक पाक्षिकी, मतलब कि 15 दिन का एक कार्यक्रम पूरा निर्धारित किया गया है। और इस आज के जो जो दूसरा ये सत्र है, इसका विषय रखा गया पत्रकारिता, आदर्श और यथार्थ। सर ने ये तो कहा कि आप अपनी मन की बात करिए, क्योंकि ऐसा, मतलब ये कोई सीमा में बंधी बंद करके नहीं कुछ करना है। तो जैसा कि सभी जानते हैं, सभी लोगों को पता है, जो लोग पत्रकारिता से थोड़ा भी जिनका लगाव है या जुड़ाव है, कि पत्रकारिता और विशेष रूप से हिंदी को अगर देखते हैं, तो ये लगभग 200 वर्षों का इसका सफर रहा है। हमारे जो इसके मतलब व्यवस्थित तरीके से शुरुआत जिसको कही जाएगी, तो एक साप्ताहिक पत्र था, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 से उसका अंक निकलना प्रारंभ हुआ, और वो भी कहिए तो देखिए हिंदी भाषी क्षेत्र से न निकल करके वो कलकत्ता उसका केंद्र रहा, वहां से वो पत्रिका प्रकाशित हुई। आगे चल करके भी एक एक अंतराल तक ऐसी स्थिति रही कि कलकत्ता से कई सारे समाचार पत्र, वो भी हिंदी से भी संबंधित समाचार पत्र प्रकाशित हुए। तो ये जो यात्रा रही है पत्रकारिता की, इसका हम लोग संक्षिप्त संक्षिप्त इसकी थोड़ी यात्रा बताते हुए आगे की बात को रखेंगे, कि ये जो उदंत मार्तंड के बाद राजा राम मोहन राय भी हुए, उन्होंने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। और चूंकि बंगाल जो था वो सांस्कृतिक और राजनीतिक हर दृष्टिकोण से उस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में उसकी उपस्थिति थी, तो इस नाते वहीं से देखिए हिंदी हिंदी भाषी क्षेत्र न होते हुए भी, और हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत, उसका प्रारंभ भी यहीं से होता है। इसके बाद में जो हिंदी भाषा को लेकर के अगर कहें, बहुत व्यवस्थित तरीके से अगर किसी का योगदान रहा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने किया, कि 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये सारी पत्रिकाएं, यहाँ तक कि स्त्री शिक्षा को ध्यान में केंद्रित करते हुए उन्होंने बाला बोधिनी नामक पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। तो हमारा काम केवल इतिहास से संबंधित नहीं है कि हम पत्रकारिता की इतिहास के बारे में ही बताएं। तो जो ये विषय है कि यथार्थ और आदर्श, तो उस दौर में जबकि हमारे देश में हमारे लोगों के द्वारा शासन सत्ता की व्यवस्था नहीं थी, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो ऐसी स्थिति में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि उस दौर में भारतेंदु के समय में ऐसा भी होता था कि अंग्रेज कोई अगर कुछ अच्छा काम करते थे, कोई कुछ सुधार कर देते थे,
तो ये जो पत्रकार थे या साहित्यकार थे, ये उनके सुधार से अभिभूत हो जाया करते थे और कभी-कभी उनकी प्रशंसा भी कर दिया करते थे। इसी प्रकार के जब हमारे देश का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा था, सबको पता है कि यहाँ से कच्चा माल, भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जाता था और वहाँ से निर्मित वस्तु जो है वो भारत में तैयार होकर के आती थी और जो अधिक मूल्य पर भारत के लोगों को उपलब्ध होती थी। इससे भारतीय जो धन था, उसका बराबर निर्गमन होता रहा और हमारे ही पैसों से जो वो विदेशी सत्ता थी, वो समृद्ध होती रही। ऐसी स्थिति में एक सजग पत्रकार के लिए क्या होता, जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन्होंने लिखा, जो भारतीय धन विदेश जा रहा था उसके विषय में वो लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सबह सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तात्पर्य ये है कि ये अंग्रेजी जो राज है ये दिखावटी है और सारा हमारा आर्थिक शोषण ये कर रहा है। इसी प्रकार की उनके सहयोगियों में बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और भी लोग थे, जो प्रताप नारायण मिश्र, ये लोग भी अपने सभ्यता, संस्कृति और स्वाभिमान इस सब के प्रति सजग थे और यहाँ तक कि वे सभी भारतीयों को एकजुट होने के लिए बराबर समय-समय पर सचेत करते रहे। शोध की दृष्टि से अगर देखते हैं तो एक उसी दौर में एक पत्रिका, एक संस्था बनती है जिसका नाम होता है काशी नागरिक प्रचारणी सभा और इसने बहुत सारे, चूंकि हमारे ऊपर एक लंबे समय से विदेशियों का शासन रहा है, इसलिए बहुत सारी जो चीजें हमारी अपनी थी, जैसे अभी जनार्दन सर थे, उनको मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि कई सारे चीजें ऐसी हैं आदिवासी अस्मिता से, आदिवासी सभ्यता से, जो कि लोगों का उसके प्रति उतना गौरव का बोध नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये लोग भी हिंदी पत्रकारिता में, हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य, जैसे ये जो नागरिक प्रचारणी सभा बनी, इसी ने देखिए तो बहुत सारी खोज की पुस्तकों के बारे में, बहुत सारे जैसे पृथ्वीराज रासो है और भी न जाने कितने ग्रंथ हैं जिनका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी पत्रिका के माध्यम से संस्था के द्वारा कराया गया। एक दौर रहा ऐसा भी कि षड्यंत्र के तहत बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया, सबको ज्ञात है, और करने वाले थे लॉर्ड कर्जन। तो अब यहाँ पर जो यथार्थ स्थिति थी कि षड्यंत्र पूर्वक जो बंगाल एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय आंदोलन जहां से हमेशा प्रारंभ हो रहा था, उन लोगों को इस खतरे का ज्ञान हो रहा था, बोध हो रहा था। तो वे लोग जो है सोचे कि अगर हम बंगाल को जैसे इसको विभाजित कर देंगे तो हमें इन लोगों को नियंत्रण करने में असुविधा नहीं होगी, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। लेकिन बंगाल विभाजन जब हुआ, उसी बीच में 1904 से लेकर के 1905 तक बराबर बाल मुकुंद गुप्त जो है शिव शंभू नाम से, वो शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखते रहे और उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक व्यंग्य किया। जबकि डरने की स्थिति, जैसे आज तो ये है कि फिर भी हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, जागरूकताएं हैं, तो हमें कोई अनावश्यक प्रताड़ित नहीं कर सकता है। लेकिन वो दौर जब उतने अधिक लोग शिक्षित भी नहीं रहे होंगे और हर जगह
न्यायालय से लेके हर स्थान पे अंग्रेज लोग होते थे। ऐसी स्थिति में बिना डरे हुए निर्भीकता के साथ में बाल मुकुंद गुप्त हों, प्रताप नारायण मिश्र हों या उनके भी पहले जो लोग रहे हों, सभी लोगों ने निर्भीकता से यथार्थ का चित्रण अंकन उन्होंने किया। अब इसके बाद में आगे चल करके मदन मोहन मालवीय हैं, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है। इन लोगों ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किया और वहां से भी सम्मेलन पत्रिका और ये सब इनका भी आगे विकास हुआ। एक महत्वपूर्ण बात है, अगर राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से देखें तो एक पत्र निकला जिसका नाम था अभ्युदय। अभ्युदय पत्र के द्वारा मदन मोहन मालवीय ने अपने सभ्यता, संस्कृति और किसी भी तरीके से अगर कोई भी अत्याचार अगर होता था अंग्रेजों के द्वारा, तो वे इस पत्र के माध्यम से उसका मुखर विरोध करते थे। और इसीलिए बहुत से विचारक, बहुत से बुद्धिजीवी जो हैं उनको एक भारत माता के एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के साथ में काम करते हुए, उन्हीं से कहें तो कुछ सीखते हुए एक महान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महान नाम आता है गणेश शंकर विद्यार्थी का, जो कि विचारों में बाल गंगाधर तिलक के समर्थक थे और तिलक के विचारों से वो प्रभावित होते हुए उन्होंने एक पत्र निकाला उन्होंने, जिसका नाम था प्रताप। प्रताप के माध्यम से, प्रताप कानपुर ही उनका गृह जनपद था, तो वहीं से पहले मालवीय जी के साथ में कुछ समय तक रहे, फिर उसके बाद में अपने कानपुर में ही वापस होकर के और वहां से उन्होंने प्रताप निकालना प्रारंभ किया। बहुत सारे क्रांतिकारी, ऐसा पढ़ने में मिलता है कि बहुत सारे उस दौर के जो क्रांतिकारी थे उन सब के बराबर संपर्क में प्रताप नारायण, उन सब के संपर्क में गणेश शंकर विद्यार्थी रहा करते थे और एक एक गतिविधि के लिए जहां तक यथासंभव सहयोग रहता था वो उसमें लगे भी रहते थे और उनके अंदर किसी प्रकार का डर, भय नहीं था। उन्होंने सच्ची ईमानदारी से यथार्थ स्थिति को प्रकट करने वाली पत्रकारिता उन्होंने प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय एकता को भी उन्होंने बहुत ध्यान में उन्होंने रखा और इसी एकता के निर्वहन के लिए उन्होंने अपने को, स्वयं को उन्होंने बलिदान तक भी कर दिया। ऐसा ये मतलब सत्य है कि कानपुर में दंगा हो गया था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था और उसमें इस दंगे को कैसे जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो और जो भारतीयों की लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध है वो कैसे फिर से पटरी पर आए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और उसी को शांत करने में वो आगे, कुछ लोगों ने मना किया कि अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है, आप दूसरे पक्ष की तरफ न जाएं, न समझाने का प्रयास करें, थोड़ी प्रतीक्षा कर लें। लेकिन उन्होंने तनिक भी इस दंगे को थोड़ी भी कुछ ही दिनों के लिए भी वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे और वे जल्द से जल्द इसे समाप्त करना चाहते थे। इस दृष्टि से वे इसमें अथक प्रयास किया और अंत में इसमें वे खुद ही अपने को बलिदान कर दिया। ऐसी पत्रकारिता, यही स्थिति महात्मा गांधी को हम देखते हैं तो महात्मा गांधी ने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन का तो नेतृत्व कर ही रहे थे, इसके अलावा वे पत्रकारिता के माध्यम से भारतीय लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे थे। जैसे उनके द्वारा संपादित जो थे पत्र, यंग इंडिया है, हरिजन है, नवजीवन है, ये सब कुछ जो है महात्मा गांधी जी के प्रयास से सारे निकल रहे थे, जिसमें राष्ट्रीयता
अपनी सभ्यता और संस्कृति, इन सब के विषय में उनके विचारों को पूरा भारत पढ़ पा रहा था और उससे अपने को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने में उन्हें सहजता हो रही थी। पत्रकारिता की बात अगर हम आगे करते हैं तो हम डॉक्टर अंबेडकर को अवश्य याद करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रकारिता का आरंभ मराठी से किया और उस पत्र का नाम था मूक नायक, मूल नायक। मूल नायक 1920 में निकलता है और उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी पत्रकारिता के मामले में उन्होंने जनता नाम से एक समाचार पत्र निकाला और जो गांधी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों लोगों ने इसके लिए अथक प्रयास किया और कहा कि अस्पृश्यता इस सभ्य समाज के लिए, सभ्य समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही में डॉक्टर अंबेडकर ने विशेष रूप से दलित उत्थान के लिए अपने पत्रकारिता के माध्यम से और अपने व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन, हर दृष्टिकोण से उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए पूरा कार्य किया। और बात वैसे तो सबके विषय में अगर कहा जाए तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमारा जो मुख्य ध्येय है वो पत्रकारिता है, इसलिए इधर उधर न होते हुए हिंदी में व्यवस्थित रूप से 1920 के आसपास में जो निकलता है वो भी हिंदी भाषी क्षेत्र में विशेष उपस्थिति अगर हम कहेंगे वो भी दैनिक पत्र के रूप में तो आज की होती है। नहीं तो उसके पहले तो ज्यादातर जो है पत्रिकाएं वो बंगाल के आसपास से ही निकल रही थी या बंगाल से ही निकल रही थी। तो जो इसमें हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का अगर श्रेय किसी को है तो वो है बाबूराव विष्णुराव पराडकर। पराडकर जी जो कि खुद हिंदी भाषी क्षेत्र से न होते हुए भी उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के लिए अथक प्रयत्न किया। पराडकर जी राष्ट्रीय विमर्श के जो मुद्दे होते थे उन्होंने अपने पत्रकारिता में उसे स्थान दिया और आज तक भी वो जो भी वहाँ का तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोगों के इधर उत्तर प्रदेश में आज भी देखने को मिलता है। हालांकि उसकी पहुंच अब थोड़ी सीमित हो रही है, कम हो रही है। बाकी जो दैनिक पत्र हैं वो उनकी पकड़ मजबूत हो गई है, लेकिन उसके बाद भी वो जो 1920 से यात्रा प्रारंभ हुई उसकी, वो आज 100 वर्ष होने के बाद भी वो लगातार निरंतर गतिमान है। तो ये छोटी बात नहीं है, लगातार उस पे वो भारतीय जनमानस का मत परिष्कार कर रहा है। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष रूप से राष्ट्रीयता की अगर बात करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ तक कि उनकी ऐसी उपस्थिति रही है कि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर ही विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे दो लोगों ने मिलकर के ये कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन आरंभ किया, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकलता था। इनकी एक और ये इतने अधिक इनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव था, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे कि इनकी एक कविता है, वहां इनकी मैं 4 लाइनें आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि ये हम इससे अनुमान लगा लेंगे कि इनके अंदर अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए इनकी क्या सोच रही और ये नव युवकों का जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो संलग्न थे उनको किस प्रकार से प्रेरित कर रहे थे। कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं,
चाह नहीं सम्राटों के शव, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जामे वीर अनेक। तो ऐसे राष्ट्रीय क्रांतिकारी, राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर से पत्रकारिता को अपनी आवाज दी। फिर जिक्र होता है कि मतवाला, जो कि मतवाला भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशक्त माध्यम रहा और यह एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में इसका स्थान रहा। तो मतवाला का प्रकाशन भी जैसा कि प्रारंभ ही होता है 1826 में कलकत्ता से, और मतवाला उस राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में लगभग बीच में, जबकि महात्मा गांधी का नेतृत्व एकदम चरम सीमा पर चल रहा था, उस बीच में भी मतवाला कलकत्ता से प्रकाशित होता है। बाकी सारे इसमें कई नाम हैं इस पत्रिका से जुड़े हुए, निराला शिव पूजन सहाय, नवजाति लाल श्रीवास्तव आदि, पांडे बिचन शर्मा उग्र भी इससे संबंधित रहे। लेकिन जो नाम, प्रमुख नाम जो इसमें आता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला जी की ये जो मतवाला जो पत्र था, इसके दूसरे पृष्ठ पर एक बहुत ही अच्छी पंक्ति, जो कि जिसको हम सूक्ति भी कह सकते हैं, वो लिखी थी। और ये सूत्र वाक्य था उस जमाने के हिसाब से, जबकि हमारा देश स्वतंत्र नहीं रहा। तो कहते हैं एकदम आह्वान करते हुए कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अर्थात अखबार में या पत्रकारिता में वो क्षमता है जो किसी भी निरंकुश शासन सत्ता को उखाड़ फेंकने में समर्थ है। तो अगर हमारे पास हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, हमारे पास अपने अस्त्र शस्त्र वैसे हम सभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक शक्ति है कि हम जो उस दौर में जो बातें लिखी जा रही थी, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव जो जागृत किया जा रहा था, उसको ये अखबार ही थे कि हम उसकी बातों को पढ़ करके, समझ करके, और हमारा बौद्धिक स्तर ऐसा हो जाता कि धीरे धीरे करके एक दिन, जो कहा जाता है, जैसे कहते हैं कि पाप का घड़ा जो होता है वो एक न एक दिन फूट जाता है। तो जो उनकी निरंकुशता थी, जो दमनकारी नीतियां थी, उनका जब एक दिन घड़ा भर जाएगा तो वह स्वतः अपने आप फूटेगा। लेकिन यहाँ एक ये कहावत थी, इसलिए मैंने कहा। तो कहने का उनका ये उस पत्रकारिता का जो ये उद्देश्य था कि जब सभी भारतवासी जो राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां जो हमारी हैं, और उसमें अंग्रेजों का जो अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है, तो उसको अगर सभी भारतीय प्रबुद्ध होंगे, उनकी जो विसंगतियां हैं, उनके जो अत्याचार हैं, उससे उनका रूबरू हो जाएंगे, तो सभी एक आवाज पर जब एक आह्वान होगा कि हमें इन अंग्रेजों को भारत से भगा देना है, तो वह स्वतः सभी लोग उसमें जुड़ जाएंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो इतना अधिक सफलतापूर्वक जो चला, तो उसमें कहीं न कहीं ये पत्रकारिता की जन जागृति ही रही कि वो जन जन से, केवल एक कोई गांधी, नेहरू या एक कोई ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं कुछ कर सकता, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके विचारों को ग्रहण करके, और कहीं न कहीं पूरे भारतवासियों ने उन विचारों को ग्रहण किया, और जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख जन थे, गांधी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भी मैं नाम बहुत लेने का कोई वो औचित्य नहीं है, लेकिन ये जागृति ही रही भारतवासियों की कि वो एक भूमिका बनते बनते 1857 से शुरू होके और होते होते 1947 तक आते आते अंग्रेजों को अपने आप ही भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, या हम कहें कि भारतीयों ने ऐसी इस प्रकार से उन्हें विवश कर दिया कि अब उनको अपनी जान बचा करके भागने के सिवा और कोई विकल्प उनके पास नहीं रह गया। इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी हुए। दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र धर्म की के माध्यम से राष्ट्रीयता की बात की, राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त उसका परिचय रहा, और वर्तमान की पत्रकारिता में हम देख सकते हैं कि जिससे हम जो आज जिनका हमारे ऊपर प्रभाव है, क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से व्यक्ति प्रभावित होता है, व्यक्ति के माध्यम से समाज प्रभावित होता है, और समाज के माध्यम से राष्ट्र भी प्रभावित होता है। तो आज के वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो कुछ बहुत सारे नाम हो सकते हैं, 50 पत्रिकाओं के नाम हम गिना सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर देखते हैं तो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, स्वदेश है, हरिभूमि है, और राजस्थान पत्रिका है, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, और भी है, आउटलुक है, इंडिया टुडे है, तमाम पत्रिकाएं हम उसके संपर्क में रहते हैं, उनकी खबरों को पढ़ते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं। अब बात आती है कि एक जो स्वतंत्रता के पूर्व की जो पत्रकारिता है उसका लक्ष्य एक है, अधिकांश पत्रिकाओं का लक्ष्य एक है, चाहे वो विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका ही क्यों न हो, उसका एक ही मात्र उद्देश्य था कि हम ये अंकुश में हैं, अंग्रेजी सत्ता के दमन चक्र से हम दमित हो रहे हैं। तो उस सबसे जो उसका मुख्य उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो यही था कि हमें इस व्यवस्था से मुक्ति चाहिए। इसलिए उस दौर की जितनी भी पत्रिकाओं के ऊपर आप ध्यान देंगे, चाहे पत्रकारों का जो हम जीवन देखेंगे, तो दोनों बातें हैं कि पत्रिकाएं राष्ट्रीयता की भाव से परिपूर्ण है, और जो पत्रकार हैं वो भी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। जब भारतीय स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात परिस्थिति परिवर्तित हुई। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी अगर कोई घटना अगर होती है, कोई कुछ समस्याएं अगर उत्पन्न होती हैं, तो हम इन समस्याओं के लिए अब अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब वो तो नहीं रहा। अब हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों का शासन चल रहा है। लोकतंत्र में तो यही होता है कि हमारा चाहे कोई बहुत बुद्धिजीवी हो, सामान्य श्रमिक हो, कोई व्यवसायी व्यक्ति हो, सबके मताधिकार से ही इस सरकारों का निर्माण होता है। और ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपने जो शिक्षित है, बहुत शिक्षित है, उसके मताधिकार का भी मूल्य एक है, एक वोट वो भी करता है, और जो किसी विश्वविद्यालय का अगर कुलपति है वो भी अगर अपना मतदान करता है तो उसके वोट का मूल्य भी एक ही होता है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि हम भारतीय अपने लोगों को चुन करके संसद में भेजते हैं, और ये चुने हुए लोग ही वहां पर जाकर के सरकार का निर्माण करते हैं, और वो सरकार फिर हमें आवश्यकता पड़ने पर हमारे आंतरिक व हर प्रकार की समस्याओं को जहां तक सरकारी स्तर पे संभव होता है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं।
हिंदी पत्रकारिता या पत्रकारिता, पत्रकारिता में दो चीजें हैं, यथार्थ और आदर्श। तो यथार्थ सही मायने में तो ये कहा जाए कि पत्रकारिता किसी एक विचार को लेकर के अगर वो चलती है तो उसकी पहुंच बहुत व्यापक नहीं हो सकती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे लोग यथार्थवादी हों या सारे लोग आदर्शवादी हों। तो दोनों के बीच की जो स्थिति होती है कि जो पत्रकारिता है उसके माध्यम से सत्य का उद्घाटन होना आवश्यक है, लेकिन उसके जो विद्रूपताएं हैं, उसकी जो विभत्स, उसका जो अगर कहीं विभत्स स्वरूप है तो वो चीज जो है उसका प्रस्तुतिकरण वो संकेत में ही होना चाहिए, न कि उसको एकदम, जिसको कहें कि अभी आप कहीं सर्च करिए यथार्थ मतलब, तो उसमें नग्न आता है कि मतलब एकदम जो जिस रूप में है प्राकृत रूप में उसका उसी रूप में हम उसको प्रस्तुत कर देते हैं। तो पत्रकारिता में आदर्श और यथार्थ दोनों के समन्वय के माध्यम से ही पत्रकारिता का उत्थान हुआ भी है और उसी के माध्यम से संभव है कि ये और आगे तक जाएगी। अब जैसे हम एक साहित्यकार हुए हैं हमारे यहाँ जिनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद की शुरुआती जब हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि बहुत आदर्शवादी शैली में लिखी गई हैं। जैसे एक है बड़े घर की बेटी, और ईदगाह में भी हम देख लेते हैं तो उसमें भी कोई ऐसी मतलब एकदम है, उसमें सच्चाई भी दिखाया है समाज का, लेकिन फिर भी सब कुछ बड़ा अच्छा और एक भावात्मक, एक भावनापूर्ण कहानी के रूप में वो पढ़ने को मिलती है। वही आगे चल करके जब हम उनके कफन में आते हैं, कफन कहानी को पढ़ते हैं या फिर गोदान नाटक को देखते हैं, तो कहा जाता है कि वो क्या हो जाते हैं, उनका आदर्शोन्मुख यथार्थवाद या यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, इन ऐसा उसमें शब्दावली में मिलता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों जो है, दोनों का मिश्रित रूप उसमें देखने को मिलता है कि जो चीजें समाज में थीं, जो समाज के अंदर कमियां थीं, जो विद्रूपताएं थीं, किसानों का जो दोहरा शोषण हो रहा था अंग्रेजों के माध्यम से, एक तरफ से पहले तो किसानों का शोषण जमींदार करते थे और दूसरा शोषण ये होता था कि फिर जमींदार के ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो फिर अगर पहली आवश्यकता की पूर्ति तो जमींदार किसानों से स्वयं की करता था, फिर अगर उसके ऊपर अगर कहीं अंग्रेजों के माध्यम से अगर अतिरिक्त में कोई चीज आती थी तो उसका भी वो फिर किसानों से ही वसूलने का प्रयत्न करता था। इस प्रकार से जो भारतीय किसान था उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसको अगर हम देखते हैं गरीबी की स्थिति में, तो जो कफन कहानी है उसमें ये है कि ऐसी स्थिति है कि जो काम कर रहा है उसके पास भी खाने के लिए नहीं है, और जो नहीं कर रहा है उसके पास तो स्वाभाविक है कि नहीं रहेगा। किसी तरीके से जब एक वो बहू जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, 5 रुपए चंदे के इकट्ठे होते हैं और पिता पुत्र दोनों सोचते हैं कि हम लोगों को ये जो अवसर मिला है अब उसको पूरे तरीके से वो आनंदित होते हैं, उससे शराब पीते हैं, पूड़ियां खाते हैं, भिखारी को भी दे करके आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से जो पत्रकारिता है उसमें यथार्थ आदर्श हम कहें तो पत्रकारिता के रूप से विशेष रूप से, क्योंकि ये व्यवहारिक विधा है। विधा अगर हम कहते हैं पत्रकारिता को तो पत्रकारिता व्यवहारिक विधा है। इससे इसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं। जैसे कोई कहानी है, अब कहानी आज के दौर में
पढ़ने वाले या कोई भी कहानी है, उपन्यास है, उसको उसको जब से ये जो टीवी है और मोबाइल है और ये सारे जो संसाधन इतने हो गए हैं, इसके बाद से लोगों की रुचि थोड़ी पुस्तकों के प्रति कम हो गई है। तो इसको पढ़ने वाले लोग सीमित हो रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता का विस्तार हुआ है। पत्रकारिता को हम देखेंगे तो पहले क्या था उसकी स्थिति। पत्रकारिता मतलब कि वो प्रिंट मीडिया ही, अब आज के दौर में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया तो उसके दो नाम प्रचलित हो गए। एक हो गया प्रिंट मीडिया, मतलब जिसको हम लोग पुरानी पत्रकारिता के हिसाब से कह सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि आज के दौर की जो जिसमें हम टीवी जर्नलिज्म कह सकते हैं। जैसे जो भी टीवी चैनल है तमाम है, नाम क्या लूं मैं, बहुत सारे जिसपे हम खबरें देखते हैं। वो आपको 200 खबरें जो है आधे घंटे में पढ़ के सुना देंगे, 100 खबरें आधे घंटे में, 1 घंटे में 100 खबरें चल जाएंगी। तो इसके खतरे भी हुए हैं। ये जो विस्तार के साथ साथ में उसके खतरे ये बढ़े हैं कि अब जो है प्रिंट जो मतलब पत्रकारिता में जो जो जिसको हम बोलेंगे प्रिंट मीडिया, वो तो उसका वो उतना मतलब खतरनाक स्तर पे अभी नहीं पहुंचा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी स्थिति जो है, उस पे जो लोग भी उससे जुड़े हुए हैं उन संस्थानों से, मीडिया हाउसेस से, उनको भी इसके प्रति सजग होना चाहिए कि केवल टीआरपी के लिए जो है, पता चल रहा है कि चुनाव परिणाम आने होते हैं, अभी एक भी सीट का नहीं निर्धारित हुआ रहता है, तभी उसमें जैसे सायरन बजना शुरू हो जाता है। 2-4 वोट से भी कोई आगे पीछे, अभी 100 मतदान की भी अभी गिनती नहीं हुई, एक राउंड भी नहीं हुआ, तब तक इतने उसमें मतलब उसको उसके द्वारा वे लोग अपना सनसनी उत्पन्न करना चाहते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इससे हमारे चैनल से जुड़ करके और इसको देखें। अभी एक जो बहुत तत्काल का जो ज्वलंत मुद्दा है, अभी मुझे लग रहा है कि मैं 7-8 मिनट अभी कह सकता हूँ अपनी बात को। तो जो इस बीच में आप देखिए, इधर धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि 15 दिन से कम नहीं हुए होंगे कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, और उसमें कौन है, अमेरिका है, शामिल है, और भी उसके ईरान के इर्द गिर्द में जो अमेरिकी फोर्सेस के लिए जो बेस बने हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि अमेरिका वहां से उतनी दूर बैठा हुआ, उसके सैनिक जो मुख्य मैदान है युद्ध के, वहां पे उनकी उपस्थिति नहीं है, लेकिन उनकी वायुसेना है, और वो पूरा एक उनका तंत्र है, एक नेटवर्क है। हर जो खाड़ी के जो देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो या फिर कतर हो, हर जगह उनके क्या है, हर जगह उन्होंने बनाया हुआ है अपना मिलिट्री बेस है उनका। और वहां से वे क्या कर रहे हैं कि ईरान के विरुद्ध वो वहां से अपने युद्ध को संचालित कर रहे हैं। तो मेरा ये नहीं, मैं किसी का ये पक्षधर नहीं हूं कि ईरान अच्छा है कि इजराइल अच्छा है। ये तो सबके अपने अपने मत होंगे, सब अपना उसके हिसाब से निर्णय कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें हम पत्रकारिता को कहाँ पाते हैं, कहाँ उसको हम देखते हैं। पत्रकारिता मतलब यह है कि जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर आरोप उतने नहीं है जितने कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और दिख भी वो रहा है कि ऐसा लग रहा था कि जब अमेरिका उस युद्ध में सम्मिलित हुआ तो लग रहा था कि 4-5 दिन में वो अमेरिका जो है, अमेरिका की ऐसी स्थिति, ईरान की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो एकदम से सरेंडर हो जाएगा और कहेगा कि हाँ, अमेरिका की जितनी भी बातें हैं या इजराइल की जितनी भी बातें हैं, हम उसको एकदम हाथ जोड़ करके उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? ये इसलिए वो चलता है, प्राइम टाइम की खबरें, ये सारे चैनल इसीलिए लगे हुए होते हैं कि कौन कितना दिखा रहा है कि कितनी मिसाइलें जो हैं वो इजराइल पे गिरी हैं, कितना उसका नष्ट हो गया, और कितनी मिसाइल आकर के ईरान पे गिर रही हैं,
चाहे ईरान मार दे रहा है कतर पे, अमेरिकी एयरबेस पे, उस पे जाकर के कितना गिर रहा है, किसका एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो रहा है। जितना वास्तव में हुआ होगा अब तक के युद्ध में, इजराइल और ईरान के युद्ध में जितना भी हुआ होगा, हमको लगता है कि उसका 10 गुना नुकसान और उसके 10 गुना जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसको हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, उसको हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने परोसा है। और उसके पीछे वही उद्देश्य है कि हमारा चैनल सबसे आगे है, हमारा चैनल सबसे पहले रिपोर्ट करता है। सबसे पहले देखिए इस चैनल पे अभी अभी ताजा अपडेट ये आई है। ऐसे करके पत्रकारिता की जा रही है, जो कि सही मायने में पत्रकारिता के लिए हानिकारक है। और पत्रकारिता के लिए अगर हानिकारक है तो समाज के लिए हानिकारक होगा, और अगर समाज के लिए हानिकारक है तो राष्ट्र के लिए भी हानिकारक होगा। अभी उसी से मैं थोड़ा आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। उसमें क्या हुआ कि दिखाया गया कि जो हरमुज है वहां से जहाजें आ नहीं पा रही हैं, और सबको पता है कि जो गैस की सप्लाई होती है वो भारत को ज्यादातर खाड़ी देशों से ही होती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि ऐसा लगने लगा, और कुछ समस्याएं हुई भी हैं, कि लगने लगा कि अब गैस सिलेंडर ऐसा हो जाएगा कि जो कि शायद सपने में ही मिले देखने को। लेकिन यथार्थ स्थिति क्या है, थोड़ी चीजें उसको बोलते हैं पैनिक हो गई। तो लोगों ने, जिनके पास 4 सिलेंडर भी थे, उन लोगों ने भी सोचा कि हम अपने यहाँ चारों के चारों हम अपना सुरक्षित रख लें, ताकि अगर हमें 4 महीने तक भी ये इजराइल और ईरान का ये युद्ध चलता रहा तब भी हमें कोई समस्या नहीं हो। तो इस तरीके से ये पत्रकारिता है, इससे समाज को डराने वाली पत्रकारिता के रूप में ये काम कर रही है, जो कि भयावह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक मैं आखिरी बात कह करके अपने को कंक्लूड करूंगा कि एक जो कहा जाता है कि ये पीत पत्रकारिता, एक शब्द सुनने को मिलता है, जिसको कि हम लोग येलो जर्नलिज्म भी अंग्रेजी में अगर बोले तो उसको हम कहते हैं। अब इस पीत पत्रकारिता में ही ये बातें आती हैं कि ये जो किसी चीज को है सनसनी के माध्यम से, सनसनीखेज पत्रकारिता को प्रस्तुत करना, कि ये हो गया, अब तो विश्व युद्ध हो गया है, तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद में ये तीसरे विश्व युद्ध का मोड़ ले रहा है। तो इस प्रकार की ये सनसनीखेज पत्रकारिता है, जिससे कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, संपूर्ण पत्रकारिता को इससे सोचना चाहिए कि इस प्रकार की अनावश्यक चीजों को न प्रस्तुत करें, जिससे कि समाज में एक डर भय का वातावरण बने, और जिससे समाज से ही राष्ट्र है, व्यक्ति से समाज है, समाज से राष्ट्र है। तो कुल मिलाकर के ये निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता किसी एक पक्ष को लेकर के चलने वाली नहीं है। पत्रकारिता बहुआयामी है, जिसमें समाज के, राष्ट्र के, व्यक्ति के सभी पहलुओं पर वो जो उसका यथार्थ है, यथार्थ स्वरूप जो उसका वर्तमान है, और क्या होना चाहिए, उसे हम कितना बेहतर कर सकते हैं, ये उसका आदर्श है। तो इस प्रकार से पत्रकारिता यथार्थ और आदर्श के समन्वय से ही उत्तरोत्तर अपने चरम पर उन्नति की तरफ बढ़ सकती है। अन्यथा की स्थिति में जो उसके नकारात्मक पक्ष थे, वो मुझे जहां तक मेरी बुद्धि थी मैंने बताने का प्रयास किया। अब आप एक आशा, जैसे हम भारतीय हैं, हम नकारात्मक चीजों को लेकर के चलने वाले नहीं होते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक भाव होता है। तो यही हम सकारात्मक भाव के रूप में यही व्यक्त कर सकते हैं कि आने वाले समय में पत्रकारिता के जो मानदंड पूर्व में स्थापित हुए थे, जैसे उदंत मार्तंड पंडित युगल किशोर शुक्ल हों या प्रताप नारायण मिश्र हों, बालकृष्ण भट्ट हों, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो भी है, महात्मा गांधी, तो इन सब के द्वारा जो एक आदर्श
स्थापित हुआ था, तो हम भले ही हम यथार्थ का वर्णन पत्रकारिता के माध्यम से हम प्रस्तुत करें, लेकिन हमारे मन में कहीं न कहीं एक कोना आदर्श के लिए भी होना चाहिए। वो आदर्श ये नहीं कि किसी चीज को ढकने के लिए नहीं है, बल्कि ये है कि समाज की सच्चाई, देश की सच्चाई ये है, लेकिन इसको इस दिशा में जाना चाहिए, ये सकारात्मक कदम होने चाहिए। इस भाव से अगर पत्रकारिता होगी, तो मेरी दृष्टि से ये है कि पत्रकारिता आगे चल करके अपने शीर्ष स्तर पे पहुंचेगी, और जो भी 200 वर्ष पूर्व जो पत्रकारिता का भाव लेकर के जो जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई होगी, और जैसे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो जो एक आदर्श उपस्थित किया गया था, उनका उत्तरोत्तर विकास संभव हो सकेगा। तो सर ने कहा था कि आप 4 बजे तक ही कार्यक्रम को रखना है, तो मेरे प्रमुख प्रमुख जो बातें हमें कहनी थी, वो हमने आप लोगों के समक्ष में रखा है। अब आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है, मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही संक्षेप में लेकिन जितने पहलुओं को छुआ है वह बेहद महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता के संबंध में आपने जो कहा कि आदर्श और यथार्थ के समन्वय से ही पत्रकारिता का सम्यक रूप न सिर्फ गठित होता है, बल्कि उसी से ही सबका हित भी संभव है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। भारतेंदु युग से लेकर आपने द्विवेदी युग और बाद के जो तमाम तरह के पत्रकारीय युग है, गांधी का युग है, प्रेमचंद का युग है, अम्बेडकर का युग है, सबको समाहित करते हुए आपने अपनी बात कही। न सिर्फ प्रमुख पत्रों का नाम लिया, बल्कि आपने गांधी और अम्बेडकर को भी पत्रकारिता के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमारे विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए जो ऑफलाइन भी उपस्थित हैं, थे और अभी हैं, और जो ऑनलाइन उपस्थित हैं, सभी के लिए आपने एक उदाहरण दिया। पत्रकारिता आदर्शोन्मुखी और यथार्थोन्मुखी किस तरीके से रही है, वाइस वर्सा, इस पर भी आपने बात कही कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, यथार्थ और अयथार्थोन्मुखी आदर्श, दोनों की स्थापना ही पत्रकारिता का मुख्य ध्येय होना चाहिए, और यही वास्तविक पत्रकारिता कही जाएगी। आज की पत्रकारिता को लेकर के आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि भय की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, भयावहन की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, और यह बात बहुत ही जरूरी बात है। आज के संदर्भ में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, छिटपुट घटनाओं से लेकर के वैश्विक स्तर पर युद्ध तक की घटनाएं हो रही है, 2 देशों के बीच के युद्ध जैसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी भयंकर स्थिति में पत्रकारिता का पक्ष मजबूत होना, निष्पक्ष होना, पारदर्शी होना, उसका वस्तुनिष्ठ होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप सारी बातें कंक्लूड की, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अब मैं ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो, कोई ऐसी बात हो जो आदरणीय सर से पूछना चाहते हैं तो वो पूछे। हमारे सामने भी जो विद्यार्थी उपस्थित हैं वो भी अगर पूछना चाहते हैं तो पूछे। स्वागत रहेगा अगर आपके कुछ राम जनन जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज शायद नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अन्य कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो तो
और भी जो लोग अगर कोई ऑनलाइन और जुड़े हुए हों तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले राजन प्रोफेसर और राजीव रंजन सर को मेरा प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के। राजन सर, अभी मैं विगत 2-3 साल से मैं अरुणाचल प्रदेश में एक प्राध्यापक के रूप में सेवा भी दे रहा हूँ और मैं शोधार्थी भी हूँ। और पत्रकारिता एक मेरा जो है पाठ्यक्रम में विषय भी है, तो इसके प्रति थोड़ी रुचि और जो है जिज्ञासा बढ़ भी जाती है। तो सर, हम सवाल तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे बस परामर्श लेना चाहेंगे। सर, अभी हमने 2-4 दिन पहले हमने एक यूनेस्को का डाटा पढ़ा, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं पत्रकारों की सुरक्षा को लेके जो नियम है, उसमें हमने देखा है कि विगत 10 सालों में जो सुरक्षा की जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें काफ़ी गिरावट आया है और हिंसात्मक रूप में उसमें पिछले 13 सालों में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है। एक डाटा यूनेस्को वाला ही डाटा में मुझे ये भी मिला है कि 2024 में 361 पत्रकार जेल गए हैं और 3.5 वर्षों में 310 पत्रकारों की हत्या हुई है, जिसमें से 56 पत्रकार महिलाएं हैं। और इन 310 पत्रकारों में लगभग 40 पत्रकार ऐसे हैं जो किसी पर्यावरण से संबंधित ताल्लुक रखते थे। तो ये बड़ी गहरी चिंता है कि हम पत्रकारिता को किस दिशा में लेके जाना चाहते थे और हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। इसी डाटा में सर हमें ये भी मतलब हमें देखने को मिला है कि 73% जो पत्रकारिता है वो अलोकतांत्रिक रूप से काम कर रही है, जबकि होना कुछ और चाहिए। तो ये बड़ी गंभीर विषय है। इसको किसी समुदाय, किसी जाति व्यवस्था या किसी धर्म के नजरिए से न देख के एक मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए कि यह मानव मूल्य के क्षरण के लिए कितना घातक सिद्ध हो रहा है। ये उन दायित्वों को, उन कर्तव्यों को कितना विचलित करता है। ये कहीं ना कहीं हम सब के मन में एक संकट पैदा करता है, एक डर पैदा करता है। इस पे सर हम आपका विचार जानना चाहेंगे। जी देखिए, अब आपने एक डाटा दिया है, तो अब ये डाटा है तो डाटा को तो कोई अस्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि एक लोकतांत्रिक देश में हम कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, देश है। तो ऐसे स्थिति में तो हम जैसे ठीक है, आज का कार्यक्रम पत्रकारिता के ऊपर है, लेकिन कहीं भी हम किसी से सहमत असहमत होना अलग बात हो सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन केवल जैसे कि केवल कोई अगर पत्रकारिता ऐसी कर रहा है जिससे कि हमारे विचारों से उसका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, इस नाते अगर ये इस तरीके की अगर घटनाएं हो रही हैं तो एकदम से वो निंदनीय है। और इसका समाधान तो यही हो सकता है कि जैसे अगर एक हम ये सोच लें कि भाई शुरू से ही ऐसा नहीं रहा होगा कि जब से पत्रकारिता का इतिहास है तो सारे लोग एक ही फ्रेम में नहीं लिखने वाले रहे होंगे, सबके विचार अपने रहे होंगे, सबका तरीका अपना रहा होगा। तो फिर जब प्रारंभ से ही ये स्थिति है और आज भारत को स्वतंत्र हुए जो है 75 साल से अधिक हो गए समय, तो फिर ऐसे अब जबकि हम बुद्धिजीवी अपने को कहते हैं, सभ्य कहते हैं, पढ़े लिखे हुए कहते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में फिर हिंसा के लिए रास्ता कहाँ रह जाता है। अगर ऐसी ये जो घटनाएं हुई हैं एकदम से, इसमें जैसे आपने बताया कि कुल 361 पत्रकार जेल गए। अगर अब उनके ऊपर कैसे आरोप लगे हैं, क्या है, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर उनकी पत्रकारिता में कुछ ऐसा
अगर कोई गंभीर चीज नहीं रही हो कि जिससे भारत की सुरक्षा से और इस तरीके की कोई विषय संबंधित अगर समस्या न रही हो, तो ऐसी घटनाएं इतने लोगों को जेल में डालने का कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इतने सारे लोग हैं तो सारे लोग हम जिनको कहेंगे कि ये मतलब एंटी नेशनल हैं, देशद्रोही पत्रकार हैं, ऐसे नहीं होंगे सभी लोग। अब लेकिन ये अगर अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, केवल कहने के लिए नहीं है कि हम मतलब मूल अधिकार में हमारी ये है, हमको हर अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन व्यक्ति अगर कोई आपसे असहमत हो रहा है तो आप उसको जेल में डाल देंगे, ये उचित कदापि नहीं है। और एक लोकतंत्र में तो ये हम बराबर लोकतंत्र में जब से हैं तब से लगातार लोकतंत्र ही भारत में चल रहा है। तो यहाँ पर चुनी हुई सरकारें हैं, आती हैं जाती हैं, और सरकार जो है वो आएगी जाएगी, लेकिन क्या है कि व्यक्ति है या राष्ट्र है वो यहीं रहेगा। तो इस हिसाब से, और एक बात आपने जो कही कि अलोकतांत्रिक अगर किसी प्रकार की पत्रकारिता अगर हो रही है तो उस पे भी नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी चीज मैं कहूँगा कि पाठक के ऊपर भी निर्भर करता है कि जैसे हमने जो अभी आपके शायद धर्मेंद्र जी मेरी बात से सहमत हों कि जो हमने बताया कि या जो चर्चा में हमने रखा कि युद्ध अभी इजराइल ईरान का युद्ध ऐसे जब प्रारंभ हुआ तो हमें यही लगा कि जिस हिसाब से हम टीवी चैनलों पे देखते थे कि लग रहा था कि 4-5 दिन में तो पूरा युद्ध ही समाप्त हो जाएगा और ईरान का कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के जो पाठक वर्ग है, जो पाठक या दर्शक दोनों हम कहेंगे, जो प्रिंट मीडिया का पाठक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दर्शक दोनों जो है उसको ये जो सनसनीखेज पत्रकारिता है, पीट पत्रकारिता है, इससे अपने को दूर रखना है। हम जो वो प्राइम टाइम में जो चीजें चला रहे हैं, अगर हमको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो हमें जाहिर सी बात है कि हमको उनको नहीं देखना चाहिए, ताकि वो जिस उद्देश्य से अपनी टीआरपी के लिए वो उस प्रोग्राम को प्रायोजित किए हैं, प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो उसको जब प्रबुद्ध व्यक्ति अगर देखेगा ही नहीं तो फिर हो सकता है कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है उनके विचार भी बदलें और वो यथार्थ के धरातल पर उतर करके और सच्ची जो पत्रकारिता है उससे अपने आप को संबद्ध करें या जोड़ें। जी बहुत धन्यवाद सर। ये इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ सर। अच्छा लगा। और मैं भारतीय मीडिया को बहुत कम सुनता हूँ, मैं बीबीसी को ही ज्यादा सुनता हूँ सर। चलिए आप दोनों ठीक महापुरुषों ठीक, को मेरा धन्यवाद ज्ञापित सर। प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। एक प्रश्न और हमारे शोधार्थी करेंगे, रेणु मिश्रो। हाँ जी बोलिए। कह दीजिए फ्रेम में आ जाए, दिख नहीं रही है। आप यहाँ से। नमस्ते सर। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम रेणु मिश्रा सर, मैं यहाँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में शोधार्थी हूँ। मेरा एक प्रश्न ये मतलब प्रश्न भी नहीं जानने का जिज्ञासा है कि आपने कहा कि आदर्श उन्मुख यथार्थवाद कहा, वो तो मैं समझ गया, लेकिन यथार्थ उन्मुख आदर्शवाद आप उसको थोड़ा समझा दीजिए। जी 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 जी, जैसे दो शब्द, और ये विशेष रूप से ही ये हिंदी साहित्य में भी प्रेमचंद से ये उनके साहित्य, उनकी कहानियों और उपन्यासों के विषय में ये बातें कही गई कि एक मिनट रुकिएगा। ये उनके प्रेमचंद के दृष्टिकोण के विषय में ये कहा गया था कि अक्सर जो है
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। अब आदर्शोन्मुख यथार्थवाद क्या होता है कि आदर्श, यह मतलब ये जो दृष्टिकोण है, यह समाज के जो जो सच्चा जो उसका भाव है, मतलब जो यथार्थ है, उसको कहता है, उसको प्रकट करता है और उसको आदर्श की ओर ले जाने के लिए प्रयास करता है। मतलब यथार्थ को बताता है लेकिन आदर्श की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है या कहता है। ठीक है। सर, यथार्थ को आदर्श की ओर ले जाने के लिए। हाँ, यह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जो होता है वो यथार्थ को आदर्श की तरफ ले जाने के लिए होता है। और अगर यथार्थोन्मुख आदर्शवाद कहेंगे तो आदर्श को यथार्थ की तरफ उन्मुख करने का हम कहेंगे, आदर्श को यथार्थ की तरफ उन्मुख करने के लिए। सर, अगर आदर्श को यथार्थ के तरफ उन्मुख करेंगे तो उसका क्या पहलू कैसा होगा सर? अगर आदर्श, देखिए अभी हमने पत्रकारिता के संदर्भ में हमने बताया कि आदर्श यथार्थ को अगर हम आदर्श की तरफ उन्मुख करते हैं तो कोई घटना है, दुर्घटना है जो मतलब विभत्स रूप में है, जिसको हम बहुत सभ्य समाज में कहने में हमें संकोच अगर हो रहा है तो हम उसको नग्न स्थिति में न प्रस्तुत करके बल्कि उसके साथ में सच्चाई को भी रखते हुए और वो जो है घटना वो किस रूप में होनी चाहिए या आगे चल करके समाज का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, अगर हम ऐसे कोई बात अगर रखते हैं तो वो मेरे समझ से उसकी वही स्थिति है। मेरे ख्याल से आप सहमत होंगी मेरी बात से। जी सर। धन्यवाद सर। ये जो यथार्थ और आदर्श की आवाजाही है, यात्रा है, हाँ, वो बहुत ही सूक्ष्म अंतर रखते हैं। जी, सूक्ष्म अंतर है। और अगर उसको अगर स्थूल रूप में अगर कह सकते हैं तो यही है कि समन्वय आवश्यक है। यथार्थ और आदर्श का समन्वित रूप ही पत्रकारिता की दृष्टि से, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि ये जो हिंदी या कोई भी पत्रकारिता है, पत्रकारिता विधा की दृष्टि से अगर देखें तो ये ऐसी विधा है जो लोगों से जुड़ने की विधा है, समाज से जुड़ने की विधा है। जैसे हमने बताया आज के समय में कहानी उपन्यास कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन समाचार पत्र उसके अपेक्षा में कितने हजारों गुना ज्यादा लोग पढ़ते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका भी 100 गुना ज्यादा लोग टीवी में समाचार देखते होंगे। तो ये जो है ये व्यवहारिक या कहेंगे कि ये प्रैक्टिकल विधा है। तो इसमें यथार्थ और आदर्श का समन्वय मेरी समझ से होना आवश्यक है। बिल्कुल 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 सर। और वैसे भी पत्रकारिता के विद्यार्थियों को हम अक्सर बताते हैं कि क्या है वह यथार्थ है और क्या होना चाहिए वह आदर्श है। ये आदर्श है। तो और ये भी है कि जो चीज समाज में हो रही है वो यथार्थ है, और जो हम सोचते हैं कि ये और बेहतर हो सकता है, इससे भी बेहतर हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, कितना अच्छा हो जाएगा, ये आदर्श है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद एवं आभार सर आपका। और किन्हीं का अगर कोई प्रश्न हो या ऑनलाइन कोई प्रश्न हो, नहीं तो मैं आदरणीय डॉक्टर विश्वजीत कुमार मिश्र सर को सादर आमंत्रित करूंगा कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापित करें औपचारिक रूप से। बड़े ही धैर्य के साथ आपने इतनी बड़ी पृष्ठभूमि, क्योंकि ये खुला विषय था और मेरे लिए भी डर था, और मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके बारे में कि आपके बारे में मैं बताना चाहूंगा, मैं परिचय के दौरान नहीं बता सका कि आप मोतीलाल नेहरू स्मारक के इंटर कॉलेज में है, तो आप आजमगढ़ में आप है तो प्राध्यापक हैं,
और साथ ही साथ आपकी एक पुस्तक मेरे हाथों में है जो आपने संपादित की है, हिंदी पत्रकारिता राष्ट्रीयता एवं संस्कृति। हिंदी पत्रकारिता के बहुपक्ष को लेकर के आपने जो संयोजन संपादन के अंतर्गत किया है वे बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें यथार्थ और आदर्श का सच्चा मिश्रण ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो हम सभी को पत्रकारिता को समझने के लिए एक लेंस देती है, तो एक दृष्टि देती है। तो इस तरीके से भी आपका जो वक्तव्य रहा है वह बेहद महत्वपूर्ण रहा है, और आपने जो आपके समक्ष प्रश्न आए उसका भी आपने है तो उत्तर दिया। मैं आपका आभार करता हूं और अपने साथी अध्यापक डॉक्टर विश्वजीत कुमार मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं तो ये आए और इस सत्र का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय डॉक्टर विश्वजीत। आदरणीय सबको सदर प्रणाम। यह कार्यक्रम पाक्षिकी व्याख्यानमाला के तहत रखा गया, जिसके कर्ता धर्ता आदरणीय राजीव सर हैं। राजीव सर के विद्यार्थी और हमारे पूरे विभाग के सहयोग के साथ यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एमए के विद्यार्थी, पीएचडी के शोधार्थी और पीजीडीएफएस के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। पाक्षिक व्याख्यान क्रम में अन्य भी बहुत सारे वक्ता आए और उन्होंने अपने वक्तव्य रखे और यह कार्यक्रम आगे भी सुचारू रूप से रहेगा। लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें इससे पूर्व वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर जनार्दन सर ने बड़ा ही अच्छा, और वो बोलते बोलते आदिवासी पत्रकारिता से संदर्भित जो उनका था, पत्रकारिता आदर्श और यथार्थ आपका था, और डॉक्टर जनार्दन सर का था आदिवासी जनमन की पत्रकारिता। तो हम लोग सुनते रह गए 1.5 घंटे के लगभग, और प्रश्न काल को भी राजीव सर ने इतना बढ़िया वक्तव्य हो रहा था कि मुझे लगा कि राजीव सर एक फ्लो में छोड़ दिए हैं उनको बोलने के मुझे यही लगा। तो एक आयोजक होने के नाते समय पर आदमी रोकता टोकता है, लेकिन यह विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थी अधिक जाने कोई औपचारिकता नहीं थी, इसलिए बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद सर आपका जो वक्तव्य था, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि बस जो है वह लाइफ लाइन है सर यहाँ की। यूनिवर्सिटी से 3:30 बजे वाली अगर बस निकल गई तो बच्चों को 2 घंटे रुकना पड़ता है। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे सीमित छात्र ही उपस्थित रह पाए जो कैंपस के विद्यार्थी हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके और हमारे बच्चों को रोचक जानकारियां एकदम सामान्य शब्दों में और बड़े ही अच्छे ढंग से, बिना किसी हाव भाव और भूमिका के, सामान्य तरह से एक शिक्षक जो अपनी बातें अच्छे ढंग से रखना चाहता है उस रूप में आपने रखा सर। और प्रश्न भी बच्चों ने अच्छे पूछे आपसे। यहाँ धर्मेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, जो धर्मेंद्र जी का प्रश्न विशेष ही रहा, विशेष रोचक रहा। और मैं इसके साथ साथ धर्मेंद्र जी को आभासी पटल पर जुड़े हुए बाकी सभी शोधार्थी, विद्यार्थी और अध्यापक गण सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ राजीव सर को कि आप अथक श्रम के बाद इन रूपों को सामने ला रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं बहुत व्यस्तम समय होता है, ये कक्षाएं हैं और फिर पीएचडी से संबंधित रिसर्च का भी होता है, आरएससी वगैरह करानी होती है इस समय, और परीक्षा जो सेशनल टेस्ट हैं वो होते हैं, उनकी कापियां जांचनी है। उसके बावजूद भी पाक्षिक व्याख्यानमाला सर आयोजित कर रहे हैं और सर के विद्यार्थी दिन रात लगे रहते हैं। हम लोग भी जिस तरह की मदद हो सकती है समय निकाल के करते हैं। पूरा हिंदी विभाग जुड़ा हुआ है और सर आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। उतनी दूर से आप समय निकाल करके और यहाँ सुदूर भारत के इस चाइना बॉर्डर तक जो है अपने ज्ञान से बच्चों को आलोकित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला। बाकी सभी शोधार्थी, विद्यार्थी और तकनीकी सहयोग करने वाले सभी लोगों को
विशेष धन्यवाद, और राजीव सर को सविशेष धन्यवाद इनके कारण। धन्यवाद, इतने अच्छे तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आपका भी धन्यवाद। हाँ सर, आपका विशेष धन्यवाद है कि आप वाकई में, सर ने कहा कि बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं, उसके बाद भी आप 15 दिनों तक ये लगातार आपने कार्यक्रम रखा है, और आपके ही प्रयास से हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश के छोटे से स्थान से आज इस कार्यक्रम में जुड़ पाए हैं। तो ऐसा ही अब आशा है कि अगर कभी अगर कहीं पत्रकारिता के ऊपर अगर कोई मतलब ऐसे सेमिनार अगर कुछ आयोजित अगर हो तो उसमें सहभागिता के लिए प्रयास किया जाएगा। ये सशरीर उपस्थिति आपकी हो सके, इस गुंजाइश को भी हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा कार्यक्रम या प्रयोजन हो जिसमें हम आपको बुला सकें। एक बात और भी जिक्र किया बस के बारे में, एक दिक्कत, छोटी सी दिक्कत हम लोगों के साथ आज के दिन यह हो गई कि हमारे यहाँ छात्र संगठन का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है, और वह आज ही उनका डेलीगेट्स कार्ड, वोटर आईडी जो करते हैं, वितरण होना शुरू हुआ, आज ही होना शुरू हुआ, और दोपहर बाद है। तो वो एक जरूरी कवायद होती है जिसमें विद्यार्थियों को जाकर के अपना है तो आईडी लेना है। तो विद्यार्थी चाह करके भी हमारे मुंह में भी रहने के बावजूद नहीं रुक पाए क्योंकि उन्हें जाना पड़ा। लेकिन है तो ये सारी चीजें जो हमारे पास पहुंची हैं, हमारे रिकॉर्ड में है, हमारे नोट्स में है, वह उनके बहुत ही काम आएगी। और जो लोग भी ऑनलाइन जुड़ पाए उनको भी आभार एवं धन्यवाद। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है तो क्या ये YouTube पे भी उपलब्ध होता है क्या? या ये YouTube पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट्स है वो आखिर में हम है तो प्रकाशित करेंगे सर। जी साइना जी तो बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद आपका सर। अच्छा सर, कहाँ तो किसी चैनल पे मिलेगा ना वो? लिंक है तो ठीक हमारे यहाँ तो फिर आपके पास पहुंचे। ठीक धन्यवाद एवं आभार सर आपका।